क्लास 10 के लिए है, जहाँ तक हमने कर लिया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में हमने जो है टाइप्स पढ़ लिए थे केमिकल इक्वेशन के, और बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात चल रही थी हमारी। उससे आगे का डिस्कशन करते हैं। बात आई बैलेंस्ड और एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब जो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो क्या होती है, देखो बेटे, जिस तरीके से जो बायोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो जो ह्यूमन बींग्स है या जो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो सबसे छोटी यूनिट है वो है सेल। इसी तरीके से बेटे अगर हम देखें कि जो कोई बिल्डिंग होगी उसमें जो रूम्स होंगे उन रूम्स की सबसे छोटी यूनिट होगी ब्रिक यानी कि ईंट। ठीक उसी तरीके से बेटे केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं सब्सटेंसेस, और सब्सटेंसेस मिलकर बने होते हैं पार्टिकल से। तो यानी कि सबसे छोटी यूनिट केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स है। अब बेटे एक साइंटिस्ट आए थे सर जॉन डाल्टन, उन्होंने जो है डिस्कवरी की थी एटम की। और एटम की डिस्कवरी करने के बाद उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं, लगभग 4-5 पॉइंट है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। उन्होंने हमें कहा था कि एटम एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक, यानी कि जो एटम है वो एक सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट है। अब बेटे जो है हम देखेंगे कि जो है आगे की क्या थ्योरी थी हमारे पास। डाल्टन ने ये कहा कि जो है द एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, फ्रीली या इंडिपेंडेंटली। यानी कि जो एटम्स है बेटे वो किसी ना किसी के साथ कंबाइन करेंगे या खुद से कंबाइन करेंगे, वो फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ये बात भी हमें जो है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से पता लगी थी। तीसरी जो बात है बेटे वो है कि द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम। उन्होंने ये कहा था कि जो एक एलिमेंट है उसमें जितने भी एटम्स हैं वे सब एटम्स जो है सेम होंगे। अब द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स, यानी कि बेटे जो अलग अलग एलिमेंट है उनके जो एटम्स हैं वे भी अलग अलग होंगे। और पांचवी जो बात हमारे लिए काम की है वो कहा था कि एन एटम इज नीदर क्रिएटेड नॉर destroyed। यानी कि एक एटम को ना तो हम बना सकते हैं ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब बात यह है बेटे कि हमारे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है। हमारे लिए पांचवा पॉइंट इस वजह से इंपॉर्टेंट है बेटे क्योंकि हमें इक्वेशन बैलेंस करनी है, और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए ये रूल हमारे पास होना जरूरी है। क्योंकि देखो सपोज करो कि मान लो रिएक्टेंट है,
उससे बनता है प्रोडक्ट। तो बेटे जितने एटम्स यहाँ होंगे उतने ही एटम्स यहाँ होंगे, जितने एटम्स यहाँ होंगे उतने ही यहाँ भी होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए दोनों जगह। अब क्योंकि यहाँ जो है एटम्स इक्वल है बेटे, तो अब यहाँ से एक हमारे लिए एक नया कंसेप्ट शुरू होता है कि बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है आपस में किस तरीके से रिलेट करती हैं, या क्यों एक इक्वेशन को बैलेंस होना जरूरी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा केमिकल इक्वेशन के बैलेंसिंग में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मास केवल और केवल उसी रूल के ऊपर डिपेंड है जो डाल्टन ने दिया था कि एन एटम नीदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। अब जो है बेटे मान लो हमारे पास जो रिएक्टेंट है और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से है बेटे, एम जी ओ सॉरी एम जी प्लस ओ टू gives to एम जी ओ ए एल प्लस एन ए टू एस ओ फोर gives to ए एल टू एस ओ फोर का थ्राइस प्लस एन ए। ठीक, अब यहाँ बेटे एक चीज देखो, ये जो रिएक्टेंट है यहाँ मैग्नीशियम एक है, यहाँ भी एक है, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो है ऑक्सीजन दो है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन एक है। अब जैसा कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे देखा था कि एक एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, तो फिर जो यहाँ से एक एटम गया ऑक्सीजन का वो कहाँ है, इसको देखते हैं। बेटे यहाँ एक एल्यूमिनियम है, यहाँ दो हो गए। जब हम किसी एटम को क्रिएट ही नहीं कर सकते तो बेटे यहाँ दो कैसे हुए, चलो आगे देखते हैं। यहाँ Na2 है, यहाँ Na है, यहाँ से एक हमारा सोडियम गया, यानी कि यहाँ एटम क्रिएट भी हुए और डिस्ट्रॉय भी हुए। यहाँ SO4 का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ SO4 के तीन मॉलिक्यूल है, फिर से क्रिएट हुए। अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते, तो बच्चों अब जो है यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है कि एक केमिकल इक्वेशन में जो मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास रिएक्टेंट्स का है वही होना चाहिए प्रोडक्ट्स का। सिंपल वर्ड्स में हमेशा ऐसा कह सकते हैं कि जो नंबर है एटम्स के रिएक्टेंट्स के वही नंबर होने चाहिए एटम्स के प्रोडक्ट में। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इसके तो लिखेंगे 2mg प्लस O2 गिव टू 2mgO, और इसको हम लिखेंगे 2Al प्लस के 3Na2SO4 gives to Al2SO4 का 3 टाइम्स प्लस के 6Na। अब बेटा फिर से क्रॉस चेक करते हैं, यहाँ मैग्नीशियम 2 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, ये हमारी बैलेंस हुई। यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ सोडियम 6 है, यहाँ सोडियम 6 है, यहाँ सल्फेट के SO4 3 है, यहाँ भी SO4 3 है, तो ये भी हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई। ठीक, बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन बेटे ये क्या होती है, जो एक डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल, अच्छा यहाँ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट लगा, ऑफ रिएक्टेंट लगा लेंगे हम, ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू द नंबर
ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि बेटे जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम होंगे वो इक्वल होंगे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स के। एग्जाम्पल अभी हमने किए थे, जैसे कि 2mg प्लस O2 गिव्स टू 2mgO। यहाँ ये रिएक्टेंट है और ये हुए प्रोडक्ट। अब बेटे इसी का उल्टा जो है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यहाँ इक्वल है वहां इक्वल नहीं होंगे, यानी कि द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जिसके अंदर इक्वल नहीं होंगे वो होगी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल इसी को देख लेते हैं बेटे। देख लिया हमने Mg प्लस O2 गिव टू MgO। चलो इस बार 2 लगा लिया हमने। जब यहाँ 2 मैग्नीशियम हुए तो यहाँ तो 1 है, तो ये अभी भी अनबैलेंस है। ये थी बेटे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो जो है इस बेस पे है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो केमिकल इक्वेशन है, जो केमिकल इक्वेशन है उसका बेस क्या है, किस बेस पे वो काम करती है। ठीक, व्हाट इज द बेस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बेटे इसका एक सिंपल सा आंसर है, अभी हमने पीछे देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका जो बेस है बेटे वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि हम एक केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसा बना सकते हैं, यानी कि हाउ डू वी मेड एन इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। तो इसका आंसर स्टेप्स में है बेटे, केवल एक डायरेक्ट आंसर नहीं है इसका, क्योंकि इसके लिए अलग अलग कंडीशन डिपेंड होती है। तो स्टेप्स के थ्रू चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, इसका जो पॉइंट नंबर 1 है बेटे ये है कि जो है एक केमिकल इक्वेशन में हम रिएक्टेंट जो है लेफ्ट साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट हम लिखते हैं राइट साइड में। वी राइट रिएक्टेंट इन द लेफ्ट एंड द प्रोडक्ट इन द राइट साइड। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। जो दूसरा पॉइंट है बच्चों हमारा वो ये है कि अब इन दोनों के बीच में एक एरो होगा, और अगर वहां कोई फैक्टर काम कर रहा होगा जैसे टेम्परेचर, हीट, या फिर कोई कैटलिस्ट एक्शन में हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो, किसी भी तरीके की प्रोसेस हो, वो हम उस एरो के ऊपर लिख देते हैं। कभी कभी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, उसके लिए हम हीट ऊपर लिखते हैं एरो के। वी यूज अ सॉरी एन एरो डायरेक्शन, जो डायरेक्ट करेगा बेटे, डायरेक्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और वो एरो होगा ऐसा। ठीक, बिटवीन
the reactant and product to show, ये दिखाने के लिए that the reaction has taken place, ये दिखाने के लिए कि एक रिएक्शन यहाँ हुई है। अगर हम ऐसा ना करें तो ये आइडिया लगा लिया जाता है कि मान लो रिएक्शन ना हुई हो। तीसरा पॉइंट है बेटे टेम्परेचर, हीट, कैटलिस्ट एंड अदर फैक्टर्स may be written above the arrow, यानी कि बेटे ये जो फैक्टर हैं, ऐसे फैक्टर हैं, ये एरो के ऊपर भी लिखे जा सकते हैं। मे बी कर दिया कि यहाँ पॉसिबिलिटी है, लिखे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम लिखें। फोर्थ, फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड gaseous reactants or products, we use small s, small l and small g respectively with them, यानी कि जो सॉलिड है अगर हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट उसके साथ हम लिखते हैं S, अगर हमारे पास लिक्विड है तो उसके लिए यूज करेंगे L, और अगर हमारे पास गैसियस है तो उसके लिए यूज करेंगे हम G। क्लियर। पांचवा पॉइंट ये है कि बेटे कभी कभी ये काम होता है कि जैसे कोई रिएक्शन हुई तो रिएक्शन होने के साथ साथ वहां ये काम होगा कि भाई जो है एक नॉन सोल्यूबल सब्सटेंस बना जो घुल नहीं रहा, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो हम लिखेंगे कि टू शो द फॉर्मेशन ऑफ precipitate and gas, we use downward and upward arrow या arrows to show them, यानी कि बेटे अगर हमारे पास कोई प्रेसिपिटेट बना वो नीचे की तरफ बैठ जाता है क्योंकि वो सोल्यूबल नहीं होता, और जो गैस हमारी बनती है वो क्योंकि गैस हल्की होती है, लिबरेट करती है, तो उसके लिए हम अपवर्ड एरो का यूज करेंगे। और बेटे हमारी रिएक्शन में लिखने के लिए और कुछ नहीं होता। हाँ, मान लो कि रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है तो उसके लिए हम जो हीट वहां से निकलेगी, जो एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम राइट साइड पे लिखेंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट होगी। ये था एक रिएक्शन, एक केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने का तरीका। नेक्स्ट टॉपिक है बेटे कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। हाउ टू बैलेंस a chemical equation, क्वेश्चन मार्क, कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। तो बेटे ये एकदम से तो होता नहीं, इसके जो है अलग अलग स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके ही हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या स्टेप्स है। मान लो जो है हमें
इक्वेशन बैलेंस करनी है ये जो हमने एग्जांपल में ली थी पहले, Al प्लस Na2SO4 gives to Al2SO4 का 3 टाइम्स प्लस के Na, ये अनबैलेंस है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं बेटे, हमारे पास सोल्यूशन क्या है, किस मेथड से, किन स्टेप्स के थ्रू ये होगा। चलो, अब जो हमारे पास इसके लिए स्टेप्स हैं बेटे वो है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट ये है, राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन फर्स्ट। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ फर्स्ट का मतलब पहला नहीं है, यहाँ फर्स्ट का मतलब है कि सबसे पहले आप एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए। हमने लिख ली। अब जो सेकंड स्टेप है वो है कि हर एक एटम के नंबर काउंट कीजिए। चलो करते हैं, काउंट द नंबर्स ऑफ एटम्स एट बोथ साइड एंड नोट देम। नंबर काउंट करो और उनको लिख लो। चलो देखते हैं, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसमें है एल्यूमिनियम, उसमें हमारे पास है सोडियम, उसमें हमारे पास है सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक, अब हमारे पास रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम है एक, सोडियम है हमारे पास दो, सल्फर हमारे पास है एक, ऑक्सीजन हमारे पास है चार। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट आया उसमें एल्यूमिनियम है दो, सल्फर हमारे पास हुए तीन, ऑक्सीजन हुए 12 और हमारे पास जो सोडियम हुआ वो हुआ एक। हमारे पास ये कंडीशन आई। जो बेटे स्टेप है हमारा थर्ड, इसको स्टेप नंबर देना छूट गया था, स्टेप टू। स्टेप जो थर्ड है वो ये कहता है बेटे कि सबसे पहले ना उस एटम को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं हम जिसके नंबर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हो, जो सबसे बड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट करता हो। ठीक है, बैलेंस द एटम विद हाई, या हम ऐसा कह सकते हैं मोर डिसबैलेंस। जिसके पास ज्यादा डिसबैलेंस होगा उसको हम जो है बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो जरा, यहाँ ऑप्शन 4 है, यहाँ 12 है। बेटे अगर मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 12 हो जाएंगे। ऐसे ही करते हैं, लिखते हैं इक्वेशन Al प्लस Na2SO4 गिव टू Al2SO4 का प्राइस प्लस के Na। अच्छा, अब हमें करनी है ऑप्शन में 3 की मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट तो हो नहीं सकती, तो हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, और ऐसा करने से हमारा ऑप्शन होगा बैलेंस। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप फोर्थ। स्टेप फोर्थ ये है बेटे कि जब हमने उस बड़े मॉलिक्यूल को या बड़े एटम को बैलेंस किया, तब उसको बैलेंस करने के बाद जो एटम्स अनबैलेंस हुए उनको हम जो है क्लियर करेंगे। यानी कि नाउ बैलेंस द रिमेनिंग एटम्स विच आर डिस्टर्ब्ड। जो डिस्टर्ब है बेटे, यानी कि जो अभी भी डिसबैलेंस है, अब हम उनको करते हैं बैलेंस। देखते हैं किस तरीके से। देखो ऑप्शन हमारा बैलेंस हुआ, वो हमने हटा दिया।
अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि देखेंगे, अब हमारे पास जो एल्यूमिनियम है वो कोई चेंज नहीं हुआ, सोडियम हमारे पास अब हो गए 6, यहाँ अभी भी 1 है, और सल्फर हो गए हमारे पास मल्टीप्लाई करते ही 3। तो इसका मतलब हमारे पास तो सल्फर भी बैलेंस हो गया बेटे यहाँ, तो यानी कि ये बैलेंस है तो इसको भी हटा देते हैं हम। चलो, अब सबसे बड़ा अनबैलेंस है बेटे सोडियम 6 के साथ। तो अगर मैं इस साइड 6 की मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वल हो जाएंगे। करते हैं इसको। अच्छा, साथ ही करते हैं। अब यहाँ एल्यूमिनियम है 1, यहाँ है 2, अगर इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लें तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। तो जो इक्वेशन होगी वो होगी बेटे 2Al प्लस 3Na2SO4 गिव टू Al2SO4 का थ्राइस प्लस के 6Na। जिसको ये डायरेक्ट समझ में नहीं आई वो अब थोड़ा सा डिटेल देख लो। ये थी हमारी, ये वाली इक्वेशन हमारी है Al प्लस 3Na2SO4 गिव टू Al2SO4 का थ्राइस प्लस के Na। बेटे बैलेंस करने के लिए हमें क्या काम करना होगा, सोडियम तो यहाँ हमारे 6 हो चुके हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट वाली साइड है वहां 6 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये हमने कर दी 6 की मल्टीप्लाई, हमारे सोडियम में बैलेंस। अब जो एल्यूमिनियम है बेटे, यहाँ हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है। ऐसा करने से हमारी जो इक्वेशन है वो हो गई बैलेंस। 2 एल्यूमिनियम यहाँ है, 2 यहाँ है, 6 सोडियम यहाँ है, 6 यहाँ है, 3SO4 यहाँ है, 3SO4 यहाँ है, और इक्वेशन हमारी बैलेंस है। ये था मेथड इक्वेशन बैलेंस करने का। इस मेथड को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।